इनकम यूज कर सकते हैं, तो आपने ये 4 पॉइंट एज इट इज छापने होंगे, ठीक है। इसका मतलब यूजुअली हाई रिस्क होता है पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसा ही हाई रिस्क होता है, इधर तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कस्टमर जवाब ही नहीं देते, इधर जिस तरीके के लोगों के एटीट्यूड है तो लोग जवाब ही नहीं देते, कंफर्मेशन का रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझते, बार बार फॉलो अप लेना पड़ता है, मैनेजमेंट को बोलना पड़ता है कि भाई कोई याद दिलाओ कि भाई जवाब भी देना है, ठीक है। समझ में बात आ रही है सबको, सबको क्लियर नहीं आता? अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिसीवेबल साइड पर, ठीक है। अब रिसीवेबल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसीवेबल में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई लिस्टिंग दे दो, जो आप बता रहे हो लेट्स से ₹1,00,000 का रिसीवेबल है, ₹1,00,000 का रिसीवेबल का ब्रेकअप दे दो कस्टमर वाइज, कि भाई ए कस्टमर का ₹1,000 है, बी कस्टमर का ₹10,000 है, सी कस्टमर का लेट्स से 15-20,000 है, ठीक है, डी कस्टमर का इतना है। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दे दो कस्टमर वाइज, समझ में बात आ रही है? समझ में बात आ रही है? जितने भी अमाउंट का टोटल रिसीवेबल आ रहा है, आप मुझे उसको उसका ब्रेकअप दे दो कस्टमर वाइज कि हर कस्टमर का कितना बैलेंस है। सबको क्लियर है यहाँ तक? ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, ये लिस्ट थी है, इस लिस्ट को मैं एक दफा क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, टोटल नंबर जो ट्रायल बैलेंस का अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट एक दफा उससे भी देख लूंगा, एफएस से भी देख लूंगा कि नंबर सही है नहीं है। इसके अलावा इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट का एक बैलेंस उठा के एक दफा देख लूंगा इंडिविजुअल कस्टमर के लेजर अकाउंट से कि भाई वो भी नंबर वेरीफाइड है, ऐसा तो नहीं कोई एक्यूरेसी नहीं है, इस जो ब्रेकअप जो मैनेजमेंट ने बना के दिया है ये एक्यूरेट ना हो, तो एक दफा उसको भी फर्दर क्रॉस चेक कर लूंगा, ये चीज तो मेरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, वो जो ब्रेकअप मुझे मिला है अकाउंट रिसीवेबल का कस्टमर वाइज, उस पर सैंपल लगाऊंगा, सैंपल लगाने के बाद कुछ सैंपल सेलेक्ट करूंगा, लेट से 5-10 कस्टमर सेलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, कंफर्मेशन बनाऊंगा, कंफर्मेशन बनाने के बाद मैं ये देखूंगा कि भाई मुझे पॉजिटिव भेजनी है नेगेटिव भेजनी है, वो डिसाइड करूंगा, डिसाइड करने के बाद पॉजिटिव भेजनी है तो विद बैलेंस भेजनी है विदाउट बैलेंस भेजनी है ये देखूंगा, जो जो भी वॉट एवर मेथड में यूज करता हूँ कंफर्मेशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। कंफर्मेशन सेंड कर दी, लेट से मुझे रिस्पांस नहीं आता, अगर तो पॉजिटिव कंफर्मेशन है और रिस्पांस नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका फॉलो अप लूंगा, मैं उसका एक दफा फॉलो अप लूंगा, 2 दफा लूंगा, 3 दफा लूंगा, मैनेजमेंट को बोलूंगा, ठीक है। अगर तो रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, अगर तो रिप्लाई आ जाता है बैलेंस मैच हो जाता है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो सब चीजें अमन है, ठीक है। अगर लेट से रिप्लाई आता है और बैलेंस मैच नहीं होता है तो मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, भाई इसकी रिकंसिलिएशन बना के दो, एक तो ये हल है, ठीक है। एक होगा कि यार रिप्लाई आएगा ही नहीं, ठीक है, रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लाई नहीं आया तो भाई मैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। ऑल्टरनेट प्रोसीजर जब क्या होता है, कंफर्मेशन को मैंने साइड पे करा, मैंने बोला भाई रिप्लाई तो नहीं आ रहा, अब मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं ये देख लूं कि भाई जो बैलेंस मेरे पास लेट से कस्टमर का ₹1,000 का बैलेंस आ रहा है, तो वो कस्टमर ने क्या सब्सिक्वेंटली आफ्टर द ईयर एंड क्या वो बैलेंस पे कर दिया या नहीं करा, ठीक है। अगर तो बैलेंस पे कर दिया तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस वो एग्जिस्ट करता था 30 जून पर, ठीक है, वो बैलेंस एग्जिस्ट करता था, मैनेजमेंट का राइट टू रिसीव भी था जब भी उसने पे करा, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? राइट टू रिसीव था जब भी तो उसने पे करा है ना, सबको क्लियर हो रहा है ये चीज? और उसकी जो वैल्यूएशन थी वो भी सही थी क्योंकि उसने पे कर दिया पूरा का पूरा और यही अमाउंट का पे करा है, तो मतलब वैल्यूएशन भी ठीक थी, सबको क्लियर है? तो कंफर्मेशन अगर काम नहीं करेगी तो सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग। मैं क्या करूंगा, सब्सिक्वेंटली इनवॉइस क्लियर हो गई या नहीं हुई, सबको क्लियर है यहाँ तक? दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लेट से सब्सिक्वेंटली टेस्टिंग करी और कस्टमर ने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूंगा, इनवॉइस टेस्टिंग की तरफ जाऊंगा कि भाई ये इनवॉइस क्या फिजिकली इनवॉइस है भी या नहीं है, व्हाई इज मास्टर शीट 4 नॉट फुल, चंदा सब मिलेगा, मास्टर शीट 4 भी फुल हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस होंगी मैं उतना ही आप लोगों को मटेरियल दे रहा हूँ, जितना जितना क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। जितना जितना पढ़ाऊंगा उतना उतना आप लोगों को साथ साथ समझाते जाऊंगा क्लासेस के अंदर, सबको क्लियर है? तो वो सब चीजें कवर हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। सब पढ़ेंगे, सैंपल भी पढ़ेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं कि भाई हम किधर थे, सबसे हम इनवॉइस टेस्टिंग की तरफ थे। इनवॉइस टेस्टिंग के अंदर हम थे कि भाई इनवॉइस टेस्टिंग में क्या क्या चीजें मैं देखूंगा कि यार जो बैलेंस मेरा पेंडिंग है क्या इसकी बैंक पे कोई इनवॉइस है, अगर तो बैंक पे इनवॉइस है मतलब ये एग्जिस्ट तो करता है, रिसीवेबल तो है,
राइट टू रिसीव भी है, मतलब क्लाइंट के नाम पर आ रहा है, ठीक है। इनवॉइस देख लूंगा। अच्छा इनवॉइस जो होगी वो तो सेल्स इनवॉइस तो मैनेजमेंट खुद बना दिए, तो सेल्स इनवॉइस मेरे लिए रेलेवेंट होगी? सेल्स इनवॉइस तो रेलेवेंट नहीं होगी। लेकिन सेल्स इनवॉइस के बैक पे कोई ना कोई परचेज ऑर्डर होगा। सेल्स इनवॉइस की बैक पे राइट देखेंगे, राइट ऑब्लिगेशन नहीं, अभी हम रिसीवेबल पर है, रिसीवेबल में राइट देखा जाता है, ऑब्लिगेशन पेबल्स में देखी जाती है। समझ में बात आ रही है? ऑब्लिगेशन पेबल में देखी जाती है, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, इनवॉइस की बैक पे क्या कोई परचेज ऑर्डर है? परचेज ऑर्डर कौन देता है? कस्टमर देता है ना परचेज ऑर्डर। तो कस्टमर ऑर्डर, परचेज ऑर्डर तो कस्टमर ने दिया होगा ना, कस्टमर का डॉक्यूमेंट होगा। तो क्या इसकी बैक में कोई परचेज ऑर्डर है? क्या इसकी बैक में कोई जीडीएन है, गुड्स डिलीवरी नोट है? गुड्स डिलीवरी नोट पे क्या एक्नॉलेजमेंट है, कस्टमर की साइन है? समझ में बात आ रही है? जो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के वक्त पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये चीजें देख लूंगा मैं। क्या क्या देखूंगा? इनवॉइस देखूंगा, इनवॉइस की बैक पे परचेज ऑर्डर देखूंगा, परचेज ऑर्डर के साथ साथ क्या देखूंगा, जीडीएन देखूंगा। और जीडीएन पे मेन चीज क्या देखनी है, रिसीव ऑफ कस्टमर, क्या कस्टमर ने गुड्स रिसीव करे भी है या नहीं करे। समझ में बात आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है? तो अगर कंफर्मेशन पे काम नहीं बनेगा तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स क्या है, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग और इनवॉइस टेस्टिंग। पहले क्या करूंगा, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग। अगर तो सब्सिक्वेंट टेस्टिंग में सब्सिक्वेंटली क्लियर नहीं हुआ होगा तो सेकंड ऑप्शन क्या है, इनवॉइस टेस्टिंग। इनवॉइस टेस्टिंग में इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, जीडीएन विद रिसीट ऑफ कस्टमर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अगर तो लैक ऑफ रिकॉर्ड है और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन बाद में रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन कर दोगे आप लोग। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा जो ये वाली साइड थी, अकाउंट रिसीवेबल वाली साइड थी, ये वाली साइड कवर हो गई। सबको यहाँ तक क्लियर है? अकाउंट रिसीवेबल वाली साइड थी वो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी क्लियर हो गई। इसके अलावा अच्छा अभी हमने रिसीवेबल पे काम करा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक प्रोविजन भी होता है, ठीक है। प्रोविजन भी होता है जिसका अब आईफरस 9 के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉर्ड करा जाता है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्किंग कैसे करते हैं हम? सबसे पहले क्या करूंगा, क्लाइंट से अगर प्रोविजन कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस व्हाटएवर, तो उसके अंदर एक एजिंग रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस होती है। एजिंग रिपोर्ट आप क्या करोगे, क्लाइंट से ले लोगे, ठीक है। पहले तो अंडरस्टैंडिंग लोगे। सर कोई रियल लाइफ एग्जांपल है रिसीवेबल रिकॉर्ड मेंटेनेंस की? रिसीवेबल रिकॉर्ड मेंटेनेंस का मैंने बताया ना, और क्या क्या चीजें होती है रिसीवेबल के अंदर, पूरी साइकिल पढ़ी तो थी सेल्स की। उसके अंदर आपके पास परचेज ऑर्डर होता है, सेल्स ऑर्डर होता है, सेल्स ऑर्डर के बाद आपके पास इनवॉइस आती है, आपकी जीडीएन होगी, सर ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, ठीक है ना। थ्री वे मैच, वही सारी चीजें, ठीक है ना, वही सारी चीजें आपने देखनी है। जो जो डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होगी वो सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो वही चीज है, ठीक है ना। रियल लाइफ में भी यही चीजें होती हैं। ये आपका परचेज ऑर्डर बनेगा, सेल्स ऑर्डर होगा, वही इनवॉइस होगी, वही आपका जीडीएन होगा, एक्नॉलेजमेंट होगी, बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट होती है बाय कस्टमर, ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। अच्छा जी, अब आ जाता है प्रोविजन वाली साइड पर। प्रोविजन वाली साइड पर आप क्या करोगे, एजिंग रिपोर्ट लोगे। एजिंग रिपोर्ट क्या होती है, जिसके अंदर होता है भाई नॉट ड्यू बैलेंसेस, एक कॉलम आ रहा होगा, ठीक है। एक कॉलम आ रहा होगा 1 से 30 दिन वाले ड्यूज, जो कि ड्यू हो गए लेकिन 1 से 30 दिन अभी हुए हैं, ठीक है। 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज, 90 to 180 डेज, 180 डेज टू 360 डेज, इस तरीके से आ रहा होता है, और ग्रेटर देन 360 डेज। सबको क्लियर है? ये होती है एजिंग रिपोर्ट। सबको क्लियर है? अभी आते हैं प्रीपेमेंट पर आते हैं, टेंशन नहीं लो, प्रीपेमेंट पर अभी आते हैं, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ गई? अभी प्रोविजन पर फोकस करो, बिल्कुल प्रोविजन पर, अभी प्रोविजन पर रहना है। जो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं उस पर पहले फोकस रखो, ठीक है। वरना क्या होगा, माइंड इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो चीज अभी पढ़ रहे हैं उस पर प्योरली फोकस रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो एजिंग रिपोर्ट समझ में आ रही है सबको? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, एजिंग रिपोर्ट समझ में आ रही है सबको? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, एजिंग रिपोर्ट समझ में आ रही है? एजिंग रिपोर्ट जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, आप लोगों ने देखी भी होगी, तो समझ में आई एजिंग रिपोर्ट? एजिंग रिपोर्ट क्या होती है, जल्दी से बताओ ना, यस और नो। ये समझ में नहीं आई तो लिख के समझा दो। बिल्कुल ऐसा ही है, एजिंग मींस हाउ ओल्ड द रिसीवेबल्स हैव बिकम, बिल्कुल ऐसा ही है। एजिंग रिपोर्ट में सिंपल नहीं होता है, मैं आपको लिख के ही समझा देता, आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई एक से 30 दिन, ठीक है।
ठीक है 130, फिर इसके बाद आप बोलते हो भाई लेट्स से 31 to 90 डेज, ठीक है, फिर आप बोलते हो कि लेट्स से 91 to 180, फिर आप बोलते हो भाई 180 प्लस, ठीक है 180 ग्रेटर, ठीक है, इस तरीके से आपकी एजिंग रिपोर्ट होती है, ठीक है, और एक आपके पास होता है नॉट ड्यू। सबको क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही है, एजिंग रिपोर्ट इज अ कंट्रोल, ठीक है ना, एजिंग रिपोर्ट इज अ कंट्रोल, ठीक है। तो आप क्या करोगे मैनेजमेंट से, ये अगर ए कस्टमर है तो ए कस्टमर का बैलेंस हो सकता है 100 नॉट ड्यू में आ रहा हो, बी कस्टमर हो सकता है उसका बैलेंस इधर आ रहा हो 500 रुपए, सी कस्टमर हो सकता है उसका बैलेंस इधर आ रहा है 600 रुपए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यहाँ पर ये चीज दिख रही है सबको? जल्दी से मुझे बताओ ये चीज सबको दिख रही है? अच्छा जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये मेरे पास एजिंग रिपोर्ट आ रही होगी और इसका जो टोटल होगा, इसका जो टोटल होगा वो रिसीवेबल से, टोटल रिसीवेबल से मैच कर रहा होगा। जितना ज्यादा पुराना बैलेंस होगा उसपे उतना ज्यादा प्रोविजन बुक होगा। ये तो बात मानते हो नहीं मानते? जितना ज्यादा पुराना बैलेंस होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा प्रोविजन का, ठीक है ना, उतना ज्यादा डाउट होगा, डाउटफुल हो सकता है कि भाई वो पैसे ना दे। ये बात समझ में आ रही है? रिस्क ऑफ बैड डेट वहां ज्यादा होगा। तो सबसे पहला काम तो ये देखना है क्या जो एजिंग रिपोर्ट दी है क्या ये कंप्लीट है, तो उसका टोटल मैच कर लेंगे, जो टोटल रिसीवेबल का लेजर है, ठीक है, वहां से मैच कर लेंगे तो कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी। क्या ये जो शीट है इसमें ये जो 500 का नंबर 31 to 90 में डला हुआ है, हो सकता है ये इधर फॉल करता हो 180 में और मैनेजमेंट ने जानबूझ के 500 पर डाल दिया। हो सकता है ये शीट एक्यूरेट ना हो सकता है ये शीट एक्यूरेट ना हो, ठीक है, 31 to 90 डेज में ये आपका डला हुआ है, हो सकता है ये 180 ग्रेटर देन में हो। बात समझ में आ रही है? Why don't we consider the credit rating of customer in ascertaining the risk of bad debt? चंदा ये तो उसी वक्त आपने ascertain करा था ना जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल में पूरी साइकिल सेल्स की पड़ी थी और स्टार्ट में ही कस्टमर को, नए कस्टमर को अपने पास लेते हुए आपने ये देखा था इसको कितना क्रेडिट डेज देने हैं। क्रेडिट डेज कितने देने हैं? 20 दिन देने, 30 दिन देने, 90 दिन देने। तो 90 दिन तक तो वो नॉट ड्यू में था, 90 दिन के बाद ड्यू में आया, तो 1 से 30 दिन ये आफ्टर ड्यू के है। बात समझ में आ रही है? तो क्रेडिट रेटिंग तो उस वक्त आपने देखी थी ना जब आप उसको क्रेडिट डेज असाइन कर रहे थे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबको समझ में बात आ रही है? वो तो उस वक्त आपने डिसाइड कर लिया था, जो अच्छी जिसकी क्रेडिट रेटिंग नहीं थी उसको तो आपने कटा ही दिया था, आपने बोला भाई इसके साथ तो मुझे काम ही नहीं करना, इसको तो क्रेडिट ही नहीं दूंगा मैं, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है? ये टोटल टाइम नहीं है, ये ओवर ड्यू डेज है, आफ्टर क्रेडिट डेज, ये आफ्टर क्रेडिट डेज ओवर ड्यू डेज है, ठीक है, या आफ्टर जो आपने क्रेडिट इसको दिया था उसके बाद में ड्यू डेज है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब रिस्क एक और ये है, अब रिस्क एक और ये है कि भाई ये 500 रुपए, ये 500 रुपए आपने 31 to 90 में लिखे हुए हैं, हो सकता है ये 180 में हो और मैनेजमेंट ने इधर 500 इधर लिख दिया, रिस्क है ना। तो आप इसके ऊपर क्या करोगे? इसको बोलते हैं बकेट टेस्टिंग। बकेट टेस्टिंग क्या होती है? आप क्या करोगे, ये 500 की इनवॉइस सेलेक्ट करोगे, आप बोलोगे इसकी डेट कब थी, इनवॉइस डेट कब थी, अच्छा भाई इनवॉइस डेट थी इस तारीख को, ठीक है, ड्यू डेट कब थी, अच्छा इस तारीख थी, ड्यू डेट के बाद से आप काउंट करोगे आज तक क्या इसको 90 दिन हो चुके, क्या ये 31 to 90 डेज में सॉल्व कर रही है। बकेट टेस्टिंग, बकेट टेस्टिंग इसको बोलते हैं, बकेट टेस्टिंग, ये इसी बकेट में फॉल कर रहा है, इसी बकेट में फॉल कर रहा है, इधर तो नहीं फॉल कर रहा। समझ में बात आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ समझ में बात आ रही है? यस और नो? समझ में बात आ रही है सबको? तो उसमें क्या करूंगा, इनवॉइस पिक करूंगा, इनवॉइस पिक करके मैं क्या चेक करूंगा कि भाई क्या डेट, इनवॉइस डेट क्या थी, इसकी ड्यू डेट क्या थी, और ड्यू डेट से लेके अब तक कितने दिन हो चुके हैं, क्या उसको 31 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, 31 से 90 डेज में फॉल कर रहा है, तो मैं ये मेक श्योर कर लूंगा। जब ये मेक श्योर कर लूंगी इस पूरी वर्किंग की मुझे एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी। अब फर्दर मुझे क्या काम करना होगा? फर्दर मुझे काम करना ये होगा कि जो भी मैनेजमेंट ने असम्पशन लिए, जो प्रोविजन के रेट्स लिए हैं ईसीएल कैलकुलेशन करने के लिए, जो फर्दर चीजें होती हैं वो सारी की सारी असम्पशंस को मैं वेरीफाई कर लूंगा। अगर तो कोई डिस्प्यूटेड कोई आपका रिसीवेबल चल रहा है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जो भी बातचीत होगी कस्टमर के साथ, उसका एविडेंस ले लूंगा। ईमेल पे बातचीत होगी, जो भी बातचीत होगी व्हाट्सएप पे होगी, उसका एविडेंस ले लूंगा। लॉयर्स के साथ एविडेंस ले लूंगा कि यार ये पैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। जो भी कलेक्शन एजेंसीज है उनसे बात करूंगा कि यार ये पैसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो कितने निकलेंगे, ठीक है, ये देख लूंगा। इसके अलावा सब्सिक्वेंट रिसीट देख लूंगा क्या ये बाद में अभी तक आ गए या नहीं आ गए, आफ्टर द ईयर एंड ये पैसे रिसीव हुए या नहीं हुए, ये एक बार देख लूंगा। तो मेरा जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्री पेमेंट्स पर। प्री पेमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, प्री पेमेंट्स का एक लिस्ट ऑफ प्री पेमेंट्स आप लोगे, उसकी जो भी कैलकुलेशन होगी, नेट से आपने रेंट एडवांस दिया हुआ है, व्हाटएवर जो भी आपने चीज एडवांस देनी है उसकी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन को आप एक दफा रीकैलकुलेट कर लोगे, उसकी रेलेवेंट जो भी सपोर्टिंग होगी एग्रीमेंट होगा वो सारी चीजें आप देख लोगे। बैंक से रिलेटेड बैंक में आपने पैसे दिए होंगे तो वो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होंगे, वो आप देख लोगे और एक दफा रीकैलकुलेशन परफॉर्म कर लोगे। सबको समझ में आ गया, प्री पेमेंट में कुछ भी नहीं है, क्लियर है सबको? ये सब तो जल्दी से आ जाते हैं कैश एंड बैंक, छोटी छोटी बातें उसको खत्म करके इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है? कोई मसला रिसीवेबल तक? जल्दी से मुझे बताओ, रिसीवेबल तक कोई मसला तो नहीं है? बकेट टेस्टिंग इज डन ऑन सैंपल बेसिस, बिल्कुल सैंपल बेसिस पे की जाती है। सबको क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है? प्रीपेड वेरिफिकेशन प्रोसीजर बताया ना चंदा, कुछ भी नहीं होता प्रीपेड के अंदर। फिर हर प्रीपेड की एक वर्किंग होगी। इंश्योरेंस का आपने अगर प्रीपेमेंट दी हुई है या लाइट की प्रीपेमेंट दी हुई है तो उसकी एक वर्किंग होगी। वर्किंग में क्या होगा, वर्किंग में अगर मैं प्रीपेमेंट्स का आपको मूवमेंट बताऊं तो उसमें क्या होता है भाई, ओपनिंग होगा प्रीपेमेंट का, ठीक है, और क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है, और क्या होता है, आपने पैसे दिए होते हैं, ठीक है, पेमेंट तो करी होती है आपने, और आपका क्लोजिंग होता है, यही होता है। जल्दी से मुझे बताओ, यही होता है? जल्दी से बताओ ना। ओपनिंग तो आपका ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस अगर आपने कैलकुलेट करना है, लेट्स से रेंट का प्रीपेमेंट है तो आपने क्या करोगे, एग्रीमेंट लोगे। एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि भाई पूरे साल का इतना रेंट एक्सपेंस है, तो आपने बोला लेट्स से 500 का रेंट एक्सपेंस है, ठीक है। पैसे आपने कितने दिए, आपने बोला भाई 2 साल के पैसे ले लो, 500 500, ठीक है, 1000 रुपए आपने पैसे दे दिए, ठीक है, 1000 रुपए आपने पैसे दे दिए। ऑलरेडी आपका प्रीपेमेंट 400 रुपए का पड़ा हुआ था, ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है सबको? तो आपको क्लोजिंग कितना आ गया, 900 रुपए का क्लोजिंग आ गया, समझ में बात आई? बस ये वर्किंग परफॉर्म करनी है, रिकैलकुलेशन करनी है इसकी, और कुछ भी नहीं करना। और इधर आपने जो भी सपोर्टिंग थी वो आपने ले ली एक्सपेंस वेरीफाई करने के लिए। पेमेंट देखने के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट से देख लिया, ये बैंक स्टेटमेंट से देख लिया, ये आपने एग्रीमेंट या इनवॉइस वगैरह से देख लिया, ये तो ऑलरेडी वेरीफाइड था, ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो गया। क्लोजिंग बैलेंसिंग वेरीफाइड। सबको बात समझ में आ गई? हाँ, सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इधर? जल्दी से मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन? प्री पेमेंट में कोई कंफ्यूजन है? सब क्लियर है? ऑलरेडी वेरीफाइड, ये आपने एग्रीमेंट इनवॉइस से देख लिया, ये बैंक स्टेटमेंट से देख लिया, क्लोजिंग बैलेंसिंग वेरीफाइड। वेरी क्लियर? चलो भाई,